गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने, माफ़ कीजिएगा एक मिनट थोड़ा, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 24 के तीसरे पैराग्राफ तक पढ़ा था और चौथे पैराग्राफ से आज हम लोगों को पढ़ना है। वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो लेखिका प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाती हैं, उससे अपना जो एकात्म है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। अब उनको कहाँ जाना है? युमथांग जाना है। तो युमथांग पहुँचने से पहले वे लोग बीच में पड़ाव डालते हैं। कहाँ? लायुंग में। युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी भाग दौड़ से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। हम लोग जो नगरों में रहते हैं, यहाँ जो यांत्रिकता है, जो एक तरह का हमारा जो डेली रूटीन यंत्रबद्ध जीवन, उससे दूर ऐसा लग रहा था लेखिका को जैसे पूरी प्रकृति शांति में डूबी हुई हो और उनका मन क्या हो रहा था? शांत हो रहा था और वो उसमें सो रही हैं। क्या करें? निश्चिंत सो रही थी जिंदगी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। वो लायुंग कहाँ बसा था? तीस्ता नदी के किनारे। हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठी थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य है, देखिए इसे। झरना, नदी, ये सारी चीजें हमें आकर्षित करती हैं। हम लोग ये देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने नगरों विकास की अंधी दौड़ में हम लोगों ने इन सबको अपने आसपास से हटा दिया है। वहां से सारी चीजें गायब होती है। अब इन्हें देखने के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। प्रकृति तो सब जगह ही सुंदर है, प्रत्येक स्थान पर सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता को हम लोग नष्ट करते जा रहे हैं। तो क्या कह रही हैं कि वहाँ जो झरना गिर रहा है और नदी में मिल रहा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य। मध्यम मध्यम हवा बह रही है, यानी धीरे धीरे करके धीमी धीमी हवा बह रही है। पेड़ पौधे झूम रहे हैं। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा है। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। वातावरण में अद्भुत शांति है। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी, आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधि सत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, वही शांति और सुकून है। ज्ञान की वो अद्भुत छटा उनके अंदर जागृत होने लगी। ऐसे लग रहा जब सब कुछ ज्ञानमय हो गया और उनके भीतर सुकून और शांति व्याप्त हो जाती है। जहाँ अखंड संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। सब कुछ अपनी गति में, जैसे प्रकृति चाहती है, जैसे प्रकृति के साथ सब कुछ लय में है, एक ताल में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ का अक्षम्य अपराध किया है। जो हमारी पीढ़ी है, आज की जो हमारी पीढ़ी है, वो उसने क्या किया है? उस गति और लय को बिगाड़ दिया है। क्यों? मनुष्य चाहता है कि प्रकृति उसके हिसाब से चले। वह प्रकृति को अपने इशारों पर नचाना चाहता है, उस पर संपूर्ण नियंत्रण चाहता है। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने, अच्छा नौरीन गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो अपने इशारों पर उसे चलाना चाहता है। नौरीन, हम लोग थोड़ा, तुमने लेट ज्वाइन किया। हम लोग साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं निकले हैं। तुम ऊपर के जो 10 लाइन है उसको पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना। तो क्या कह रही हैं कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ प्रारंभ किया।
और हमारी पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही कर रही है। हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, नदियों पर बांध बनाकर उनके रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो रास्ते हैं उनको बदलने तक की चेष्टा कर रहे हैं। बांध 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 कर हम लोगों ने क्या किया, उनकी उस नदी की गति को रोक दिया। क्यों? सब विकास के नाम पर हो रहा है और बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं जिससे प्रकृति का सत्यानाश हो रहा है। क्यों? ये विकास है। हम इसे क्या नाम देते हैं? विकास। तो विकास में प्रकृति का जो हम लोगों ने ये कबाड़ा कर दिया है, जो प्रकृति का एक तरह से नाश किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो वह एक अक्षम्य अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरी कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। हाथ को इस तरह से अंजलि में लेकर किया जाता है। किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए संकल्प किया जाता है कि मैं यह करूँगा या करूँगी। संकल्प किया जाता है। क्या? व्यक्ति की प्रार्थना। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब विष, घनघोर विष। तो हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं, यानी जितनी बुराइयां हैं सब बह जाएं। इसी बहती धारा में क्या संकल्प करूं? यही कि मेरे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं वे सारी क्या हो जाएं? इसी जलधारा में बह जाएं और मैं एक जो मनुष्य होते हैं, जो हमारी मनुष्यता होती है, वह मेरे भीतर प्रस्फुटित हो, सबके भीतर प्रस्फुटित हो। हम लोग पहले मनुष्य बने। देखिएगा, ये किसी दूसरे जो हमारे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम बंदर हो बंदर बनो, तुम ये बकरी हो तो तुम बकरी बनो, तुम मुर्गी हो तो मुर्गी बनो। ये वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हम लोग नहीं समझ सकते उनकी भाषा को, लेकिन जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं उन्हें, कोई बकरी अपने बच्चे को नहीं सिखाती होगी कि ए तुम बकरी हो, तुम बकरी की तरह ही ये करो। वो है, वो पैदाइशी, वो जानता है। मुर्गी का बच्चा जानता है। ये जो हैं पशु पक्षी वो जानते। केवल मनुष्यों के बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें मनुष्यता का गुण अपनाना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं? तो ये सबके भीतर सबसे पहले मनुष्यता तो आए। मनुष्यता ही तो नहीं है, मनुष्यता का तो ही ह्रास होता जा रहा है। तो सारी तामसिकताएं बह जाएं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, यानी रात का प्रसार हुआ, रात्रि का अंधकार फैल गया। तो काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से एक छोटे से गेस्ट, लकड़ी के खिलौने, माफ कीजिएगा, जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक उस रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण का अर्थ होता है मिलन, संयोग। तो संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक हो उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? लेखिका के मन में प्रश्न हो रहा है, सर आप कौन से पेज नंबर पे हैं? मुझे कृपया बोलिए, मुझे मिल नहीं रहा है। नौरीन, पृष्ठ संख्या 25 का पहला पैराग्राफ का अंतिम लाइन।
पृष्ठ संख्या 25 का जो पहला पैराग्राफ है उसका अंतिम लाइन देखो, मिल गया नौरीन? ओके, ठीक है। तो सभी क्या कर रहे हैं? मस्ती से नाच रहे हैं, उस आनंद का उस आनंदमय वातावरण का आनंद ले रहे हैं। और मणि भी ऐसा नाच रही है कि जैसे सबको लज्जित कर दे। तो लेखिका का मन में प्रश्न आ रहा है, कहाँ से वो आनंद आ रहा है उसके भीतर। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई, अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी ना था। यद्यपि हम सी लेवल यानी जो समुद्र तल है उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। यही तो हम लोग देखने जाना चाहते हैं। क्या हम लोग पेड़ पौधे देखने जाते हैं? नहीं। क्या हम लोग फूल पत्तियां देखने जाते हैं? नहीं। हम लोग उस पहाड़ों की जो सुंदरता है, और वो सुंदरता किससे आती है? ऊंचे पहाड़ों की बर्फ से ढके उनके जो शिखर होते हैं, हम लोग बर्फ देखने जाते हैं, उस बर्फ का आनंद लेने जाते हैं, उससे खेलना चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं मिल रहा है। वही जन्नत है, यानी स्वर्ग है। वहीं हम घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक है ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। महत्वपूर्ण बात कह रहा है ये। क्या प्रदूषण के चलते? क्या प्रकृति प्रदूषण फैला रही है? नहीं, प्रकृति तो प्रदूषण नहीं फैलाती, वो तो प्रदूषण को कम करती है। उसने ऐसा अपना जाल बिछा रखा है कि हर चीज को वो नियंत्रण में रखती है। किसी चीज को ज्यादा बढ़ने या किसी चीज को ज्यादा कम होने नहीं देती। वो हर चीज को व्यवस्थित रखती है। लेकिन हमने उसकी व्यवस्था में खलल डाल दिया है। अपने हिसाब से प्रकृति को हम लोगों ने नचाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा क्या हो रहा है? हम लोग जो विकास की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, उसके चलते बहुत ज्यादा प्रदूषण इस वातावरण में फैलता जा रहा है जिसका परिणाम क्या हो रहा है? जब वर्षा होनी चाहिए वर्षा नहीं हो रही है। जब ठंड का मौसम है, ठंड पड़ना चाहिए तो ठंड नहीं। अभी आप लोग देखिएगा, जनवरी का महीना है, आज 9 तारीख है। आप लोग देखिए, ठंड है? ठंड तो नहीं है। अभी तो मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब होश हवास थे, तो फरवरी तक मुझे पता है कि ठंड रहती थी कम से कम। हम लोग कब ये सरस्वती पूजा जब होता था, तो जब सरस्वती पूजा होती थी तो हम लोग क्या करते थे? स्वेटर पहन के हम लोग तैयारी करते थे, सजाते बजाते थे। तो तब, अभी तो जनवरी में है नहीं। और मकर संक्रांति में जब स्नान करना होता था, बिना स्नान किए तो दादी माँ कुछ देती नहीं थी खाने के लिए। पहले स्नान, फिर कुछ मिलेगा खाने के लिए। स्नान खा करके तिल का लड्डू खा के ही कुछ मिलेगा तो ठंडे पानी से स्नान करने में बाप रे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना ठंड, कहाँ है ठंड अभी? तो ये किसके कारण हो रहा है? प्रदूषण के चलते ही तो सब हो रहा है। प्रकृति में हम लोगों ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिया है, जिसके चलते हमारी ओजोन की जो परत है कमजोर होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो ये क्या है? वो कह रहा है, वो ठीक ही कह रहा है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल कम होता जा रहा है। यहाँ जो बर्फबारी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, कम हो रही है, जिसके चलते आपको बर्फ देखने को नहीं मिल रहा है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। लेकिन इससे जो ऊंचाई पर है कटाव, वहां अगर मैं चली जाऊं तो वहां मुझे जरूर बर्फ जरूर मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। तो एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा पाठ के अनुसार कि कटाव
भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? तो कटाव को। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में यानी खबरों में चर्चा में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था, वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी बातें कर रहा था, मुझे बता रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप, यानी गुड़ुप मतलब निगल लिया, गुड़ुप कर लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। ये भी बातें कर रहे थे, तब तक गाय ने उसका महुआ खा लिया। और क्या कह रहा है कि अगर आपको बर्फ देखना है, शर्तिया बर्फ देखना है, तो आप कटाव चले जाइए, वहाँ आपको बिल्कुल बर्फ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ जाइए। कटाव को स्विट्जरलैंड का मतलब, माफ कीजिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कटाव को। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था। यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे भी अब खतरनाक कहाँ का रास्ता है? कटाव का। और उस धुंध और बारिश में और भी खतरा। जितेन लगभग उम्मीद अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास से हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और हम सब खल्लास, यानी खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। उतनी ऊंचाई पर जनसंख्या वैसे ही कम हो जाती है, तो चारों तरफ बस हम ही लोग थे। हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ शांति ही शांति थी। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर पर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ये सारी चेतावनियाँ क्यों लिखी गई थी? ये सारी चेतावनियाँ इसलिए लिखी गई थी ताकि लोग संतुलन में गाड़ी चलाएं, धीरे गाड़ी चलाएं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी पहुंचना होता है तो एक तो पहले लेट वहां से घर से निकलते हैं और फिर वहां जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी तेज चलाते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं घटती हैं। ऊटपटांग नियमों का पालन ना करते हुए गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं को हम लोग आमंत्रण देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें कहीं 10 बजे पहुंचना है और हमारे घर से उसकी जो दूरी है उसका पहले अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मान लो यहाँ से मुझे, अगर यहीं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ विद्यालय से अपने घर जाना है तो मुझे यहाँ से 15 मिनट समय लगेगा। अगर मैं गाड़ी को 40 की स्पीड में चलाऊँगा तो 15 मिनट का समय लगेगा। तो हर जगह हर रास्ते में सब जगह तो मैं 40 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकता, कहीं कहीं मुझे 20-25 की स्पीड में चलाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि कम से कम मुझे 25 मिनट लगेंगे, तो मैं उस हिसाब से 5 मिनट और एक्स्ट्रा रखकर गाड़ी चलाऊँगा, घर से निकलूँगा। तो आराम से मैं समय से पहले भी पहुँच जाऊँगा, नहीं तो समय पर पहुँच जाऊँगा। तो मुझे तेज़ चलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मुझे यहाँ से आने में ही समय अगर 10-15 मिनट लगता है और मैं घर से निकलूँ 10 मिनट पहले, तो फिर तेज़ गाड़ी चलानी पड़ेगी। और रास्ते तो केवल मेरे लिए बने नहीं हैं, सबके लिए है। सारे लोग ही गाड़ियाँ चलाते हैं, सबको ही कहीं ना कहीं जाना होता है, तो फिर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना होगा। तो सभी को मैं कह रहा हूँ, आप लोग, हम लोग जितने हैं, सभी जो नागरिक हैं,
सबको नियंत्रण में ही गाड़ी चलाना चाहिए। बार बार चेतावनियाँ इसीलिए दी जाती हैं कि हम नियंत्रित होकर गाड़ी चलाएं, स्पीड कम रखें, जिससे ना तो हमें कोई हानि पहुंचे ना ही किसी दूसरे को हानि पहुंचे। हमेशा चेतावनियों को हमें फॉलो करना चाहिए। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। उनकी जो सहेली थी मणि, वह तो स्विट्जरलैंड घूम आई थी, वह तुरंत इस बात का प्रतिवाद करती है कि आप जो कह रहे हैं ना कि भारत का स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है और इतनी ऊंचाई पर तो स्विट्जरलैंड भी नहीं बसा है जितनी ऊंचाई पर ये है। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्थल है कटाओ। अभी का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे माफ कीजिएगा, आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने उन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा, क्या है, बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ, यानी ताजा ताजा बर्फबारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो थोड़ी ही और आगे बढ़ने पर हम पूरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। बड़ा ही सुंदर लग रहा था वो नज़ारा, बड़ा ही खूबसूरत था। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़िए।